एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम एज लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपके मेंटोर कोमल। फिर से आ गई हूं आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू सीरीज लेकर इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। आज हम जिन क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं वो आपके बेस्ड है सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर, यानी कि भारत में पाए जाने वाली मृदाओं के ऊपर। जितने भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज की क्लास में हम उनको कवर करेंगे। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण के मुख्य कारण है जनक शैल और जलवायु कारक। जनक शैल और जलवायु कारक ये दोनों ही मृदा निर्माण के मुख्य कारक है। ये आपका पहला फैक्टर कह रहा है। आपको बताने हैं जो नहीं सही है, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि पेरेंट रॉक के ऊपर क्लाइमेट फैक्टर्स जब काम करते हैं, जब रॉक की वेदरिंग्स होती है, छोटे छोटे कणों में वो टूटकर बिखरती है, इस वजह से ही सॉइल की प्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस इज फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ह्यूमस जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये सॉइल की जो प्रोफाइल होती है उसमें सबसे नीचे की परत में, सबसे डीपेस्ट लेयर में पाया जाता है। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज ह्यूमस जो कि ऑर्गेनिक लेयर होती है, ये सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की। तो आपका इसमें जो पूछा है कि जो सही नहीं है, तो ये उत्तर आपका सही नहीं है। इट डजंट फाउंड इन द डीपेस्ट लेयर ऑफ सॉइल बट इट अपीयर्स ऑन द अपर मोस्ट और टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिलीफ, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन सॉइल एक्यूमुलेशन, यानी कि उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। अगर किसी क्षेत्र का ढाल मंद है, ज्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं है, तो वहां पे सॉइल एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। लेकिन किसी क्षेत्र का खड़ा ढाल है, स्टीप स्लोप है, तो वहां पे सॉइल एक्यूमुलेशन कम होगा। ढाल भी बताते हैं, उच्चावच हो गए, पठार हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, तो वहां पे सॉइल एक्यूमुलेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सॉइल। प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक सॉइल फर्टाइल, यानी कि खनिज और जैविक पदार्थों का जो उचित मिश्रण होता है, यही किसी मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। यहाँ पे आपको पूछा था जो सही नहीं है, ये तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है, बट बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज ह्यूमस फाउंड इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। Which board was established by the government of India for soil conservation? मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा? सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, सेंट्रल एरिड एरिया कंजर्वेशन बोर्ड, स्टेट एनवायरमेंट बोर्ड और नेशनल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। भारत सरकार के द्वारा जो सॉइल कंजर्वेशन के लिए स्थापना की गई थी, मृदा संरक्षण के लिए बोर्ड की, वो है आपका सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या कार्य करता है? सॉइल के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होता है वो करवाता है। इसके अलावा सॉइल को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, इसके इरोजन को, अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, इसके इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को चलाने का कार्य भी ये बोर्ड करता है। तो सॉइल कंजर्वेशन का जो बोर्ड है वो है सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953। ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज ओ होराइजन इन सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल यानी कि सॉइल जो है इसकी लेयर्स होती है, लेयर्स का इसमें फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको पूछा है ओ होराइजन कौन से लेयर में आता है इस प्रोफाइल के अंदर। अगर हम सॉइल की लेयर की बात करें, सबसे नीचे जो सॉइल में लेयर पाई जाती है वो होती है आपकी मोटी चट्टानों वाली लेयर होती है, जो कि अनवेदर्ड सॉइल होती है। इसको अनवेदर्ड लेयर होती है सॉइल की, इसको बोला जाता है बेड रॉक। क्या बोला जाता है? बेड रॉक। ये अगर मैं इसके होराइजन की बात करूं तो बेड रॉक आपका जिस संस्करण में आता है उसे बोला जाता है आर संस्करण, यानी कि आर होराइजन, इस होराइजन को बोला जाता है। इसको थोड़ा अलग पेन से लिख लेते हैं ताकि क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहली लास्ट यानी कि डीपेस्ट लेयर जो है सॉइल प्रोफाइल की वो है आपका बेड रॉक। और कौन सी लेयर है ये? सो इट इज आर होराइजन।
जो कि अनवेदर्ड होती है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई वेदरिंग की प्रॉपर्टीज नहीं है, बिकॉज इट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। इसके ऊपर जो सॉइल प्रोफाइल पाई जाती है वो आ जाती है फिर पेरेंट रॉक की। यहाँ पे जो आ जाती है वो है पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक की लेयर। अगर मैं इसके होराइजन की बात करूं तो इसे बोला जाता है सी होराइजन, दिस इज कॉल्ड सी होराइजन। इसके बाद जो लेयर आती है बेड रॉक के बाद पेरेंट रॉक, फिर जो लेयर आती है उसे बोला जाता है सब सॉइल। ये लेयर है सब सॉइल की लेयर। सब सॉइल के बाद आ जाती है आपकी टॉप सॉइल की लेयर, दिस इज टॉप सॉइल, ये है टॉप सॉइल। ये आ जाती है आपकी सब सॉइल, बेड रॉक, पेरेंट रॉक, सब सॉइल, टॉप सॉइल, और लास्ट लेयर फिर जो ऊपर सबसे ऊपर पाई जाती है वो आपकी ऑर्गेनिक लेयर, यानी कि जहां पे ह्यूमस की प्रधानता होती है। अब इनके वापस होराइजन की बात कर ले तो सबसे ऊपर ये ऑर्गेनिक लेयर है, इसी से ही इसका नाम पड़ा आपका ओ होराइजन। क्या नाम पड़ा? ओ होराइजन। ये है आर सी। सब सॉइल का जो होराइजन है वो होता है आपका बी होराइजन। बेड रॉक का होराइजन है आर, पेरेंट रॉक वाली लेयर को बोलते हैं सी होराइजन, सब सॉइल वाली लेयर को बोलते हैं बी होराइजन, टॉप सॉइल वाली लेयर को बोला जाता है ए होराइजन, दिस इज कॉल्ड ए होराइजन। और ऑर्गेनिक लेयर जो आती है जहां पे ह्यूमस की प्रधानता होती है उसे बोला जाता है ओ होराइजन। तो ये है आपकी सॉइल प्रोफाइल, यानी कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके होराइजन्स आपको याद होने चाहिए, होराइजन्स के साथ वहां पे कौन सा लेयर होता है, क्या बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर सी बी ए ओ को अगर आप एक निमोनिक से याद करें तो आर सी बी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आम गोला खाया, आज गोला खाया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज गोला खाया है। मैंने अभी हाथों हाथ एक निमोनिक बना दिया, बहुत इजी निमोनिक है। ऐसे लर्न कर लीजिए तो सॉइल प्रोफाइल के होराइजन्स आपको क्लियरली याद हो जाएंगे। बेड रॉक कैसी होती है? अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होती है। यहाँ पे अपक्षय के कार्य नहीं होता है क्योंकि फिजिकल फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। पेरेंट रॉक भी अनवेदर्ड होती है, यहाँ पे भी अपक्षय के कार्य नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत अपक्षय का कार्य यहाँ पे होता है। सब सॉइल उसके बाद आ जाती है जो कि डिपॉजिटेड मिनरल्स वाली लेयर होती है, और इसके ऊपर टॉप सॉइल में भी मिनरल्स होते हैं जो कि डिपॉजिटेड हुए हुए होते हैं, और ह्यूमस वाली लेयर जो कि ऑर्गेनिक लेयर होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का डिकेइंग होता है बैक्टीरियाज के थ्रू। आपको क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज ओ होराइजन इन सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में ओ होराइजन किसे बोला जाता है? दैट इज टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक लेयर। टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ओ होराइजन। लोएस्ट ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल कौन सी हो जाएगी? जिसमें ऑर्गेनिक की बात की जा रही है, मतलब मिनरल्स थोड़े बहुत जैविक पदार्थ और होने चाहिए, तो वो सब सॉइल हो जाएगी। इसके बाद सब सॉइल यही लेयर है। लेयर बिलो सब सॉइल इज पेरेंट रॉक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट लावा। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी मृदा कौन सी है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी मृदा होती है आपकी रेगुर सॉइल, ऑल्सो नोन एज ब्लैक सॉइल। बेसाल्ट लावा से जो रॉक्स बनती है उन रॉक्स को क्या बोला जाता है? इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स का जब अपक्षय होता है, वेदरिंग होती है, तो इसके छोटे पार्टिकल से जिस सॉइल का फॉर्मेशन होता है दैट सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसका अदर नेम है रेगुर सॉइल। रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, ये तीनों ही इग्नियस रॉक के वेदरिंग से नहीं बनती है। एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? नदियों द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के बिछाने से बनती है। लेटराइट सॉइल कौन सी होती है? जिसमें ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल के कंपोनेंट्स तो होते हैं, लेकिन उन एरिया में ये देखने को मिलती है जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जहाँ पे लीचिंग की प्रॉपर्टीज हो रही है, निक्षालन का कार्य हो रहा है, और इस वजह से आयरन ऑक्साइड ऊपर की सतह पे ही रह जाता है और वो इतना हार्ड हो जाता है कि यहाँ का सरफेस बिल्कुल एकदम रॉक लाइक स्ट्रक्चर जैसा हो जाता है। ऐसे क्षेत्र की मृदा को हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। और रेड सॉइल उस एरिया में पाई जाएगी जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, आयरन कंटेंट जहाँ पे पाया जाएगा कंटेंट, उसको बोलेंगे हम रेड सॉइल। लेकिन बेसाल्ट लावा,
लावा यानी कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो उद्गार होता है, इसके ठंडे होने से जो रॉक्स बनती है, इन रॉक्स के वेदरिंग से जो सॉइल बनती है, इट इज कॉल्ड रेगुर सॉइल और ब्लैक सॉइल। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रेगुर सॉइल ऑफ डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक। दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मृदाएं काली होती है, तो बिल्कुल सही है असर्शन। अब रीजन इसकी पुष्टि कैसे कर रहा है, दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस, इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या ये रीजन आपके असर्शन की पुष्टि कर रहा है कि क्या इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो सॉइल है इसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में यानी कि बहुत अच्छे लेवल में ह्यूमस की प्रधानता नहीं होती है। हाँ, दक्षिणी ट्रैप की जो मृदाएं है काले रंग की होती है, इग्नियस रॉक के वेदरिंग से ये बनती है, काले रंग की होती है, लेकिन इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस इन सभी की इसमें कमी देखने को मिलती है, प्रधानता नहीं होती है। दैट इज वाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है आपका असर्शन, रीजन आपका सही नहीं है। ह्यूमस उन एरिया में ही पाया जाएगा जहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पे ह्यूमस अच्छा पाया जाएगा मृदाओं में, वहां पे बैक्टीरिया एक्टिवली वर्क कर रहे हो। लेकिन ठंडे इलाकों में भी अगर फॉरेस्ट एरिया है तो उस क्षेत्र में ह्यूमस प्रॉपर नहीं बना हुआ होगा, क्योंकि बैक्टीरिया कोल्ड वेदर में अच्छे से डिकम्पोजिशन का काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस मृदा का निर्माण जो कि इग्नियस रॉक से हुआ है, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, न के बराबर होती है। दैट इज वाई योर रीजन इज रॉन्ग। विच सॉइल इज कॉल्ड सेल्फ एग्जॉस्टिंग सॉइल, यानी कि स्वतः कृष मृदा किसे कहा जाता है, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल और डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मृदा की मैं बात करूं तो ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है, कम वर्षा होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती, पर अगर इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाए तो कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बट इट इज नॉट सेल्फ प्लगिंग सॉइल। इसके अलावा लेटराइट सॉइल जो है, पहले ही आपको वर्णन कर चुकी हूँ किस प्रकार की मृदा होती है, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड सतह पर रह जाता है, निक्षालन की प्रक्रिया होने कारण लाइम जैसे जो मिनरल्स है वो नीचे निक्षालित हो जाते हैं, लीचिंग हो जाती है, तो वहां पे जो सॉइल बनती है वो लेटराइट सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल नदियों द्वारा बिछाए गए सेडिमेंट से बनती है, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेल्फ प्लगिंग सॉइल। लेकिन एक ऐसी मृदा है ब्लैक सॉइल, ये सेल्फ प्लगिंग सॉइल होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, जैसे ही पानी को अवशोषित करते हैं तो फूल जाते हैं, फूलने से थोड़ी क्लेई हो जाती है और फिर कॉटन वगैरह की खेती के लिए काफी अच्छी होती है। इसका वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इसके कण पार्टिकल्स इस टाइप के होते हैं, बारीक कण होते हैं जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। लेकिन जैसे ही ये सूखती है, ड्राई होती है, उसके कणों के बीच में क्या होता है, दरारें पड़ जाती है। इस तरीके से इस सॉइल में इस तरीके से दरारें पड़ जाती है। ये जो दरारें होती है, फिर इसमें एयर अच्छे से सर्कुलेट होती है, एयर अच्छे सर्कुलेट होने की वजह से ये मृदा भी किस प्रकार की बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। और दरारें पड़ गई तो कैसी कैसी हो गई, यहाँ पे सेल्फ प्लगिंग हो गई, स्वतः ही कृषित हो जाती है ये मृदा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्लैक सॉइल इज सेल्फ एग्जॉस्टिंग और सेल्फ प्लगिंग सॉइल। अब भारत में काली मिट्टी के अगर क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से डेक्कन ट्रैप वाले एरिया में ये ज्यादातर पाई जाती है। पेनिनसुलर इंडिया में कौन से स्टेट्स कवर कर रही है, गुजरात का एरिया कवर कर रही है, गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र जहाँ पे हाड़ौती के पठार का रीजन है, मध्य प्रदेश का एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका का एरिया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड का थोड़ा बहुत एरिया, यहाँ पे आपका आ जाता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का एरिया, तमिलनाडु का एरिया। इस एरिया में जिस सॉइल की प्रधानता है, भारत में जिस मृदा की प्रधानता है, वो है आपकी ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। तो आपको राज्य में प्रधानता भी पता होनी चाहिए सॉइल की कितनी है, किस एरिया में कितनी पाई जाती है। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं, टोटल सॉइल जो भारत में विस्तार है उसमें से इस मृदा का विस्तार कितना है, तो 15% भूभाग पर इस मृदा का विस्तार है। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 15% क्षेत्रफल को ये कवर करती है मृदा क्षेत्रफल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैंड जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो कि एलुवियल सॉइल के ऊपर आपको दिए हैं। सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। वेस्ट टू ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जलोढ़ मृदा मुख्यतः रूप से इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन में इसकी प्रधानता है। जब आप वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे तो इसके क्या होंगे,
सैंड कंटेंट डिक्रीज होते चले जाएंगे, क्योंकि वेस्ट एरिया में क्या होता है, वेस्ट एरिया में क्या होता है, जहां से ये नदियों द्वारा लाई जाती है वहां पे इसके कण कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, मोटे पार्टिकल्स होते हैं, और आगे जाते जाते इसके पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, एकदम क्लेई हो जाते हैं, इसलिए इसका सैंड कंटेंट क्या है, डिक्रीज हो जाता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जाने के लिए। इट अकर्स इन बांगर एंड खादर फॉर्म्स, बांगर और खादर फॉर्म्स में ये अकर होती है, तो बिल्कुल सही, बांगर मतलब ओल्ड एलुवियल, और खादर कैसी मृदा हो गई आपकी, न्यू एलुवियल। तो इस मृदा में मुख्य रूप से बांगर और खादर दोनों ही फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलती है और नदियों द्वारा लाई गई फ्रेश या न्यू जलोढ़ मृदा भी देखने को मिलती है। इट कवर्स अबाउट 40% ऑफ इंडिया टोटल परसेंटेज, या 40 या 43% के एरिया को ये कवर करती है, जो क्षेत्रफल के रूप से मृदाओं का विस्तार पाया जाता है भारत में। इट इज रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस, यानी कि ये जो मृदाएं हैं, पोटाश की मात्रा तो बहुत अधिक होती है, लेकिन फॉस्फोरस की मात्रा इन मृदाओं में बहुत ही कम होती है। आपके पूछे हैं जलोढ़ मृदा के निम्न में से कथन कौन से सही है, तो चारों ही कथन आपके सही हैं। ऑल फोर आर ट्रू, बिकॉज सैंड कंटेंट भी वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे तो सैंड कंटेंट डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि अपने बीच के मैदानी क्षेत्र में ही नदियां ज्यादा सेडिमेंट्स को बिछा देती है, ज्यादा बारीक मिट्टी को बिछा देती है, जिससे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। इसके अलावा ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल दोनों ही सॉइल की प्रधानता होती है। एलुवियल सॉइल में 43% इंडिया का लार्जेस्ट एरिया कवर करती है ये सॉइल। इसके अलावा पोटाश की मात्रा इसमें कम होती है और फॉस्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, और पोटाश की मात्रा इस सॉइल में अधिक पाई जाती है। ऑल फोर आर ट्रू। Which is the largest soil group in India? इन सभी में से लार्जेस्ट ग्रुप सॉइल इन टर्म्स ऑफ कितना एरिया वो कवर कर रही है इंडिया के टोटल परसेंटेज का। रेड सॉइल जो है लगभग 18% कवर करती है भारत के भूभाग का। ब्लैक सॉइल है जो 15% का एरिया कवर करती है। सैंडी सॉइल की बात करूं राजस्थान के एरिया में 4.3 से 4.4% का एरिया कवर करती है, और एक एलुवियल सॉइल है जो लगभग 40 टू 43% को एरिया वाइज कवर करती है। तो भारत का लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप जो है वो है आपका जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल ग्रुप। अब जलोढ़ मिट्टी का अगर हम क्षेत्र विस्तार देखें तो यहाँ से जो नदियां आती है वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में, तो इस क्षेत्र में एस्चुरीज के साथ कुछ जलोढ़ मृदा का निर्माण कर देती है। इस डायरेक्शन से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो नदियां जाती है वो यहाँ पे भी डेल्टा का निर्माण करती है, तो यहाँ पे भी दोनों ही घाटों पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बट कम क्वांटिटी में। इसके अलावा जो भी मैदानी प्रदेश है, हिमालयन रीजन का जो फुट हिल एरिया है, इस पूरे ही क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 12 नदियां बहती हैं, अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और यहाँ पे न्यू जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। इसके अलावा पहले भी जलोढ़ मृदा बनाई जाती है, तो वो बांगर भी यहाँ पे पाया जाता है, खादर भी बनती है। और फिर यहाँ पे आ जाता है आपका अरावली का क्षेत्र, तो अरावली से जो नदियां निकलती है जो यहाँ कच्छ के क्षेत्र में आ जाती है, इन क्षेत्रों में आने वाली नदियां भी यहाँ पर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन करती है। तो आपके इस एरिया में मुख्यतः जलोढ़ मृदा की प्रधानता पाई जाती है भारत में। Moving on to next question, arrange the stages of soil erosion in increasing order of damage. मृदा अपरदन चरणों को बढ़ते नुकसान के क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि ये आपको कुछ सॉइल इरोजन के स्टेप्स दिए हुए, एक तरीके से आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि सबसे कम कौन से मेथड से सबसे कम सॉइल इरोजन होता है, फिर धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है। अगर फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो चार नाम दिए हुए, पहले इन चारों नामों को आप समझ लीजिए। जब इन चारों को समझ लेंगे तो आप इनको अरेंज कर सकेंगे कि सबसे कम से सबसे ज्यादा इरोजन कौन से मेथड की वजह से होता है। एक है आपका सबसे पहले स्प्लैश इरोजन या कि अस्फाल इरोजन। इट्स नॉट अरफाल, इट्स अस्फाल। अस्फाल इरोजन से क्या होता है कि जब रेनफॉल होती है, बूंदाबांदी होती है, वो क्या करती है, मिट्टी के पार्टिकल्स में गैप कर देती है, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर कर देती है। इस तरीके से मिट्टी के पार्टिकल्स जो ऐसे ऐसे पास में है, ये मिट्टी के पार्टिकल्स है जो पास में है, इस तरीके से उनको क्या करेगी, बीच बीच में उनको गैप कर देगी, उनको तोड़ने का काम करती है रेनफॉल जब होती है, यानी कि बूंदाबांदी जो होती है उससे। अगर रेनफॉल बढ़ जाए, बूंदाबांदी
जो पहले बूंदाबांदी हो रही थी, बौछारें हो रही थी, इसको स्फाल अपर्दन को बौछार अपर्दन के नाम से भी जाना जाता है। तो बौछार से जो अपर्दन हो रहा है, जो मृदा के पार्टिकल्स को कमजोर कर रहा है, एक दूसरे से दूर कर रहा है, ये तो आपका हो गया बौछारों से अपर्दन। लेकिन जैसे ही बौछारें रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्षा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो फिर क्या होने लग जाएगा, रन ऑफ होने लग जाएगा, यानी कि बहाव बन जाएगा पानी का। बहाव के साथ जो क्रस्ट, अपर क्रस्ट की जो लेयर होती है, जब वो बहाव के साथ आगे की तरफ चल जाती है और इस अपर क्रस्ट की परत का अपर्दन हो जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका शीट अपर्दन, यानी कि परत अपर्दन, यानी कि ऊपर की लेयर का इरोजन हो जाना, जो कि रन ऑफ के साथ आगे चली जाती है, बहाव के साथ बहकर चली जाती है, उसको हम बोलते हैं परत अपर्दन। नेक्स्ट आ जाता है आपका रील अपर्दन। जब बहाव बहुत ज्यादा बन जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, छोटी छोटी ऐसे नालियां टाइप बन जाती है। किसी क्षेत्र में अगर कोई हार्ड रॉक वाला एरिया है, सॉइल वाला एरिया है, तो सॉइल वाले एरिया में क्या बन जाएगी, इस तरीके से छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, इसको बोला जाता है रील अपर्दन। ये जब छोटी नालियां बहुत बड़ी नालियों का रूप ले ले या बहुत बड़ी गलीज का रूप ले ले, तो उसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। जो कि आपको इसका बहुत ही फेमस ऑप्शन एग्जाम्पल है, वो क्या है आपका, चंबल के बीहड़। चंबल के बीहड़ किस वजह से बन रहे हैं, चंबल के बीहड़ अवनालिका अपर्दन की वजह से ही बने हैं। तो अगर बढ़ते नुकसान की बात करें तो सबसे पहले बौछारों से, तो बौछारों से बहुत ही कम इरोजन हुआ। इसके बाद ऊपर की परत हट गई, तो उसके बाद जो बड़ा नुकसान हुआ वो परत अपर्दन से हुआ। फिर उन परतों में क्या बन गई, नालियां बन गई, तो फिर कैसा अपर्दन हुआ, उससे ज्यादा नुकसानदायक अपर्दन अपर्दन हुआ, जो कि रील अपर्दन हुआ। और रील अपर्दन के बाद जब अवनालिकाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं, गलीज का रूप ले लेती है, बीहड़ बन जाते हैं, तो वो हो जाता है आपका अवनालिका अपर्दन। तो बढ़ते नुकसान की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा स्प्लैश इरोजन, देन शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। Which of the following method help in water conservation in agriculture? अगर आपको निम्न में से कौन सी विधियां कृषि में जल संरक्षण में सहायक करती, हमें जल का संरक्षण करना है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, तो कौन सी विधियां आपकी उसमें सहायता करेगी? फर्स्ट इज जीरो और मिनिमम टिलेज, यानी कि कम या शून्य जुताई। अगर हम किसी भी क्षेत्र में कम जुताई करेंगे, शून्य जुताई करेंगे, तो क्या होगा कि इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा तो इरोजन को भी इस तरीके से इरोजन भी कम होगा। शून्य जुताई के कारण इवेपोरेशन कम होगा, तो क्या होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा। तो ये तो आपका सही ऑप्शन हो गया। यूज ऑफ जिप्सम बिफोर इरिगेशन। जिप्सम क्या करता है, वाटर को नीचे की तरफ लेयर्स में जाने से रोकता है। तो अगर हम एग्रीकल्चर से पहले जिप्सम को बिछा दे, या उस क्षेत्र में अगर हमको वाटर कंजर्व करना है तो हम जिप्सम की अगर लेयर लगा दे, तो वाटर को हम वहीं पे रोक सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए ये हेल्पफुल है। रिटेनिंग क्रॉप रेसिड्यू इन द फील्ड, फसल अवशेष खेत में ही छोड़ देना। फसल के अवशेषों को खेत में छोड़ने से क्या होगा, इससे भी आपका इवेपोरेशन कम होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, भूमि के अंदर जो पानी की विद्यमानता है वो बनी रहेगी, उसका इनर मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा, मॉइस्चर हवा में उठेगा नहीं, इवेपोरेट ही नहीं होगा, तो वाटर क्या होगा, कंजर्व होगा। दैट इज व्हाई ऑल थ्री आर ट्रू। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों ही ऑप्शन आपकी क्या है, करेक्ट है, वाटर कंजर्वेशन इन एग्रीकल्चर के ऊपर। करेवास सॉइल सुटेबल फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन। करेवास जो है वो सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए सॉइल यूज होती, ये कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालयस, गढ़वाल हिमालयस, नेपाल हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस। करेवास सॉइल क्या होती है, ये एक तो लेक के डिपोजिशन से या सरोवर के डिपोजिशन से बनी हुई सॉइल है। ये फ्लैट टॉप सॉइल होती है, टेबल लैंड की तरह ये सॉइल होती है। इसका मुख्य रूप से सैफ्रॉन के लिए, बादाम के लिए, अखरोट के उत्पादन में ये सॉइल बहुत ही हेल्पफुल होती है। लेक से रिलेटेड जो डिपोजिशन होता है उसी से इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपकी मेनली कश्मीर वैली में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाएगी, कश्मीर हिमालयस के एरिया में, कश्मीर वैली में पाए जाने वाली जो इम्पोर्टेंट सॉइल है, जो मेनली सैफ्रॉन की खेती में यूज की जाती है, वो है आपके करेवास रीजन की करेवास सॉइल। 11th का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉइल इरोजन प्रॉब्लम इन इंडिया इज रिलेटेड टू। भारत में मृदा अपर्दन की समस्या किससे संबंधित है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेदिका कृषि,
वेदिका कृषि का मतलब है टेरेस फार्मिंग, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का है झूम झूम खेती, झूमिंग कृषि, इसको झूमिंग कृषि लिख लेते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है झूमिंग कृषि, और वेदिका कृषि का मतलब होता है टेरेस फार्मिंग। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटेड है। डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, पेड़ों को तोड़ लेना, हटा देना, वहां से बिल्कुल पेड़ों की सफाई कर देना, डिफॉरेस्टेशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो इसमें से कौन मृदा अपरदन की समस्या से रिलेटेड है, पहले आपको वो बताना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करूं यानी कि झूम कृषि की मैं बात करूं, तो ये किसी भी एरिया में जब उसका मिट्टी का कोई खेत का लैंड है, उसका उपजाऊपन धीरे धीरे समाप्त हो गया है, तो वहां के जो कृषक क्या होते हैं, उस लैंड को कुछ सालों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं, और फिर कहीं और जाके इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोला जाता है। वहां से जब वो घास वगैरह उग जाती है, मिट्टी की उपजाऊपन वापस आ जाती है, तो वहां पे उसको पूरा जला देते हैं घास वगैरह को, फिर वहां पे फिर से खेती करते हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है, उसकी फर्टिलिटी है, वो वापस रिगेन कर लेती है, वापस आ जाती है। तो ये आपका इरोजन के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। टेरेस फार्मिंग भी अच्छे से टेरेस एरियाज में कृषि करने के लिए यूज की जाती है, तो ये भी इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू इरोजन। लेकिन अगर मैं डिफॉरेस्टेशन की बात करूं, हम किसी क्षेत्र में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनोन्मूलन कर रहे हैं, पेड़ों की सफाई कर रहे हैं, तो उस एरिया में पेड़ क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रोक कर रखती है, इससे अपरदन नहीं होता है। लेकिन आप डिफॉरेस्टेशन ही कर देंगे, जड़ें ही नहीं है वहां पे जो मिट्टी को रोक सके, तो क्या होगा, इरोजन होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही कह रहा है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट की मैं अगर बात करूं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बिल्कुल इस क्षेत्र में इरोजन होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इरोजन होगा क्योंकि रेनफॉल होगी, तो रेनफॉल की वजह से क्या होगा, इरोजन तो होगा रन ऑफ से। लेकिन अगर मैं एकदम फिक्स्ड मृदा अपरदन की समस्या की बात करूं, तो इन तीनों में से सबसे परफेक्ट है वो आपका डिफॉरेस्टेशन। ट्रॉपिकल क्लाइमेट सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल नहीं है मृदा के अपरदन के लिए, क्लाइमेट तो हर एरिया में रहता ही है, वो एक नेचुरल कॉज है, आप उसको बदल नहीं सकते हो। लेकिन डिफॉरेस्टेशन क्या है, ये मैन मेड है। मैन मेड चीजें अगर नेचुरल चीजों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वही हमारा सही आंसर होगा कि डिफॉरेस्टेशन जो क्या करता है, मृदा अपरदन की समस्या से संबंधित है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट सलाइन सॉइल, लवणीय मृदा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है, वो आपको बताना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऊसर सॉइल, इसे ऊसर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लवणीय मृदा का दूसरा नाम है ऊसर मृदा। इट इज हाईली फर्टाइल एंड सपोर्ट्स गुड वेजिटेशन, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इस वजह से ये अच्छी वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। सलाइनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू एरिड क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे एरियाज में सलाइनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि क्लाइमेट कैसा है, एरिड है, यानी कि शुष्क जलवायु है, और इस वजह से क्या बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है। और ड्रेनेज भी कैसा है, पुअर ड्रेनेज है, अच्छा ड्रेनेज पैटर्न वहां पे ड्रेनेज देखने को नहीं मिलता है। फाउंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड वाटरलॉग्ड एरिया, शुष्क, अर्ध शुष्क और जल भराव के क्षेत्रों में लवण मृदा पाई जाती है। आपको बताना सही नहीं है, ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है लवण मृदा के लिए, क्योंकि लवणीय मृदा क्या होती है, उस एरियाज में पाई जाती है जहां पे एक तो ड्रेनेज अच्छा नहीं हो रहा है, वाटर जो है वहीं पे रुका हुआ है, अच्छे से बहाव नहीं है पानी का, जिस वजह से कि उस क्षेत्र के सॉइल कंटेंट को, वो वहां से सॉल्ट कंटेंट को क्या बहा के ले जा सके, रन ऑफ अच्छा नहीं है वहां का, प्लस वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, शुष्क जलवायु है, तो बहुत इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो जो हार्ड चीजें हैं, हार्ड मिनरल्स है, वो सॉइल में ही रह जाएगी, जैसे कि सॉल्ट हो गया, वो सॉइल में ही रह जाएगा। अब वहां पे वाटर का ड्रेनेज भी अच्छा नहीं है, तो वो सॉल्ट को बहा के भी नहीं ले जाएगा, तो वहां की मृदा कैसी हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। ऐसी मृदा बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है, प्लस वो गुड वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि इस मृदा में ऐसे मिनरल्स ही नहीं है, ऐसा उपजाऊपन ही नहीं है जो अच्छे वेजिटेशन को सपोर्ट कर सके। इस वजह से आपका बी ऑप्शन इसमें
वो ऑप्शन हो जाएगा जो इन्होंने नहीं के लिए उत्तर मांगा है। विच सॉइल इज बिकमिंग इनफर्टाइल ड्यू टू एक्सेस आयरन कंटेंट, बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट होने की वजह से ये सॉइल क्या बनती जा रही है, इनफर्टाइल बनती जा रही है। वो है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होता है, उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा लीचिंग हो रही है। लीचिंग मतलब निक्षालन हो रहा है। निक्षालन किसका हो रहा है, जो भी सॉफ्ट मिनरल्स है जैसे कि लाइम हो गया, ऐसे मिनरल्स का क्या हो जाता है, निक्षालन हो जाता है। ये नीचे की परतों में चले जाते हैं और जो हार्ड मिनरल्स है वो इसके ऊपर की लेयर में ही रह जाते हैं, जैसे कि आयरन ऑक्साइड। जब आयरन ऑक्साइड जैसे मिनरल्स क्या है ऊपर की लेयर में ही रह जाते हैं, तो इस वजह से इसका कलर ये कैसी बन जाती है, एकदम ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है, ब्रिक लाइक सॉइल ये बन जाती है। जिस वजह से क्या हो रहा है, ये जो सॉइल है लेटराइट मृदा, ये धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जा रही है। लेकिन अगर अच्छी प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर यहाँ पे यूज की जाए तो ये ही फसल टेपियोका के लिए या कैश्यूज को उगाने के लिए बहुत ही अच्छी सपोर्टिव हो सकती है। डेजर्ट सैंड में आयरन कंटेंट नहीं होता है। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बिछाई गई, इसमें भी नहीं होता है। पॉडजोलिक सॉइल जो भी एलुवियल मृदा के ही एलुवियल मृदा की कैटेगरी इसके अंतर्गत आती है, इसमें भी सॉइल आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following statement about laterite soil are correct? लेटराइट मृदा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? दे आर जनरली रेड इन कलर, बिल्कुल सही बात है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंट है उसमें, तो कलर कैसा होगा, लाल होगा। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, इनमें नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एरिया में ये वेल डेवलप्ड फॉर्म में पाई जाती है। दे आर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक टेपियोका एंड कैश्यूज, ऐसी क्रॉप्स के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो अगर मैं आपको लेटराइट सॉइल के बारे में बताऊं तो ये जहां पे मिलेगी वहां एक तो हाई रेनफॉल होनी चाहिए, प्लस टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। हाई रेनफॉल होगा तो क्या होगा, लीचिंग होगा, निक्षालन होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो इसमें क्या होगा कि इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से आयरन ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन की वजह से ये मृदा लाल रंग की दिखाई देगी। लेकिन ये मृदा नाइट्रोजन और पोटाश में रिच नहीं होती है। दिस सॉइल इज पुअर इन नाइट्रोजन एंड पोटाश, इन मिनरल्स में ये रिच नहीं होती है। और इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एरिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट्स के एरिया में ये मेनली पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स के एरिया में ये पाई जाती है। और अगर सुटेबल इरिगेशन यूज किया जाए तो बिल्कुल टैपियोका और कैश्यू जैसी फसलों को हम इस मृदा के अंतर्गत उगा सकते हैं। आपके जो सही कथन है वो है पहला और चौथा, बट सेकंड एंड थर्ड इज रॉन्ग ऑप्शन। अब लेटराइट मिट्टी का अगर आप देखें तो बिल्कुल वेस्टर्न घाट्स के एरिया में कितने ज्यादा प्रधानता है इस मृदा की। गुजरात के पूरे एरिया में, वेस्टर्न घाट्स के पूरे एरिया में इस मृदा की प्रधानता है। इसके अलावा यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे झारखंड का एरिया, उड़ीसा का एरिया है, ईस्टर्न घाट का एरिया, उसके बाद यहाँ तेलंगाना, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में लेटराइट सॉइल की प्रधानता पाई जाती है भारत में। स्टेट वाइज बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मेघालय के पठार की तरफ, इधर त्रिपुरा की तरफ, नागालैंड की तरफ इस सॉइल की प्रधानता पाई जाती है। स्टेट वाइज बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सॉइल का कंसंट्रेशन किस एरिया में ज्यादा पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यहाँ पे मृदाएं दी हुई है जिसको आपको स्टेट्स के साथ में मैच करना है। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। अगर एलुवियल सॉइल की मैं बात करूं तो ये अभी हमने एक मैप में देखा था, किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है। वापस एलुवियल सॉइल का मैप देखे तो ये देखिए कहाँ पे पाई जा रही है, गंगा इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, उत्तर का विशाल मैदान जो है भारत का, इस एरिया में इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। लिटिल बिट ऑफ अरावली का क्षेत्र, गुजरात और पूरा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। अब आपको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या दिए हुए, एलुवियल सॉइल राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं,
राजस्थान में इसकी प्रधानता नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तो मेनली इसकी प्रधानता कहाँ पे होगी? उत्तर प्रदेश में। प्रधानता वाले क्षेत्र को आपको मैच करना है जिस एरिया में उस सॉइल का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ए का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। सेकंड ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बिकॉज बाकी सब एकदम अलग है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या है, फिर आगे टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। अगर आप एलुवियल सॉइल में श्योर नहीं है तो ब्लैक सॉइल में भी आपको पता नहीं, रेड से पर डेजर्ट सॉइल तो पता है कि मरुस्थलीय मृदा की तो मेनली प्रधानता कहाँ है? भारत में एक ही स्थान है जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा की सबसे ज्यादा प्रधानता है, तो वो कहाँ पे है? राजस्थान में है। मैच कर लीजिए, डी का फर्स्ट ऑप्शन किस में है? चलो भाई, डी का फर्स्ट ऑप्शन इसमें 2 में दिया हुआ है, लेकिन ये तो एलिमिनेट हो गए, टाइम तो बच ही गया, 2 एलिमिनेट हो गए तो टाइम बच गया। अब आगे चेक कर लेते हैं, ये 2 हमने एलिमिनेट कर दिए, भाई हम उल्टा देख रहे हैं। अब भाई मुझे रेड सॉइल तो नहीं पता, पर ब्लैक सॉइल का इतना पता है कि ये कहाँ मिलती है? पठारी क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश, तो इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है? पठारी क्षेत्र में। इन ऑप्शंस में से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। बी का आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि इसमें दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट सॉइल फाउंड इन राजस्थान, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू में महाराष्ट्र के एरिया में, एलुवियल सॉइल उत्तर प्रदेश के एरिया में जहाँ पे उत्तर का मैदान है, उत्तर प्रदेश के एरिया में कंसंट्रेशन ज्यादा है। और रेड सॉइल कहाँ पाई जाएगी? आंध्र प्रदेश के एरिया में ज्यादा पाई जाएगी, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल का ज्यादा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। Which type of soil has the lowest water holding capacity? ऐसी मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम है। सैंडी लोम, लोम सैंड, क्ले लोम और लोम। इसमें से आपकी जो सैंडी लोम सॉइल है इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होगी। किसी भी सॉइल की जल धारण क्षमता कैसे निर्धारित होती है? पार्टिकल्स के थ्रू निर्धारित होते हैं। जिस भी मृदा के पार्टिकल्स बहुत बड़े होंगे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी, लेकिन जिसके जो सैंड के पार्टिकल्स है वो क्लेई होंगे, छोटे होंगे, बारीक होंगे, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इन सभी के जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, वो क्लेई होते हैं, बारीक चिकने होते हैं, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है। लेकिन सैंडी लोम के जो पार्टिकल्स है वो बिगर इन साइज होते हैं, तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अभिकथन और रीजन, कारण का एक वापस क्वेश्चन है। हिमालयन सॉइल्स आर रिच इन ह्यूमस। हिमालय मिट्टियां ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालयन रीजन हैज एक्सटेंसिव फॉरेस्ट। अब हिमालयन सॉइल, बिकॉज हिमालय के क्षेत्र में फॉरेस्ट एरियाज तो है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे वेजिटेशन वगैरह तो है, लेकिन क्या वहां की मृदा में ह्यूमस पाया जाता है? तो नहीं। कारण क्या है? एक तो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण वहां के सॉइल में जो बैक्टीरिया है वो डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते हैं डिकेइंग मैटर का। कोल्ड टेम्परेचर में डिकेइंग मैटर, उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए डिकेइंग मैटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए। अगर वो डिकम्पोजिशन हो ही नहीं रहा है तो वहां पे क्या नहीं बनेगा? ह्यूमस नहीं बनेगा। ह्यूमस हालांकि पाया जाएगा, लेकिन इट इज नॉट रिच इन ह्यूमस, बहुत अच्छी मात्रा में नहीं पाया जाएगा। असर्शन आपका गलत हो गया। हिमालयन रीजन हैज एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल सही बात है, काफी अच्छा फॉरेस्ट कवर हिमालयन रीजन में देखने को मिलता है। ए इज फॉल बट आर इज ट्रू। Net sown area as percentage of total area is less in Andhra Pradesh than West Bengal. West Bengal का net sown area ज्यादा है आंध्र प्रदेश की तुलना में, ये है assertion. Reason is most soil of Andhra Pradesh are lateritic. लेकिन आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली मोस्टली सॉइल कैसी है? लेटरिटिक सॉइल है। पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं, आंध्र प्रदेश की सिचुएशन देखूं और वेस्ट बंगाल में देखूं, तो वेस्ट बंगाल कहाँ आ जाता है? जहाँ पे गंगा और उसकी सहायक नदियां आकर क्या बना देती है? डेल्टा बना देती है, अच्छी जलोढ़ मृदा बनाती है, अच्छी एलुवियल सॉइल का कवरेज देती है, तो यहाँ पे कृषि कैसी होगी? अच्छी होगी। लेकिन आंध्र प्रदेश जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के एरियाज में आ जाता है ब्लैक सॉइल, और रेड सॉइल की एरिया में आ जाता है मेनली, लेकिन जलोढ़ मृदा जितनी उपजाऊ मृदा यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ का नेट सोन एरिया कितना होगा? वेस्ट बंगाल से कम होगा। यहाँ का नेट सोन एरिया लगभग 60% के अराउंड होता है, और यहाँ का लगभग 40% के अराउंड या 30 to 40% के अराउंड होता है आंध्र प्रदेश का।
असर्शन तो आपका सही हो गया। मोस्ट सॉइल ऑफ आंध्र प्रदेश आर लेटरिटिक, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आंध्र प्रदेश में मोस्टली सॉइल कैसी है, ब्लैक एंड रेड सॉइल। लेटरिटिक सॉइल आपकी वेस्टर्न घाट में ज्यादा पाई जाएगी, ईस्टर्न घाट में इसकी प्रधानता न के बराबर है, बहुत ही कम है। आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न घाट के एरिया में ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इनकी प्रधानता ज्यादा है। आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। विच क्रॉप एनरिचेस सॉइल विद नाइट्रोजन? इसमें से कौन सी क्रॉप को आप उगाएंगे तो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन भरपूर मिलेगा मृदा को? पोटैटो, सोयाबीन, सनफ्लावर और पी। ये ब्रैकेट नहीं है, इट इज पी। अगर मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं तो जितनी भी पल्सेस वाली क्रॉप्स होती है या सोयाबीन, पीज, ये जो क्रॉप्स होती है, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके जड़ों में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं ये बैक्टीरिया, और इसके बदले में क्या बनाते हैं, अमोनिया बना देते हैं, जो क्या करती है, उस मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देती है, फर्टिलिटी को बढ़ा देती है। तो जितने भी पल्सेस क्रॉप्स होते हैं, पीस क्रॉप्स होते हैं, ये सब हेल्प करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, मृदा के नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मटर की फसल को अगर हम उगाएंगे। हालांकि सोयाबीन भी इसका करेक्ट आंसर है, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर विल बी मटर की फसल, क्योंकि इसके जड़ों में बहुत अच्छी मात्रा में राइजोबियम बैक्टीरिया की प्रेजेंटेशन होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। पी यानी कि मटर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। विच क्रॉप इज ग्रोन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी? वही एक तरीके से क्वेश्चन है पर घुमा फिरा के आ गया है, तो पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है और इससे मिट्टी में क्या होता है। तो वो फसलें यानी कि जो दालें वाली फसलें होती है, पल्सेस क्रॉप्स होती है, ये सभी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का कार्य करती हैं। तो वीट, राइस, शुगर केन में से आपका सही आंसर हो जाएगा उड़द की खेती। अगर हम उड़द की खेती करेंगे तो वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। What is a suitable pH range for fertile soil? उपयुक्त मृदा के उर्वर मृदा के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या है? अगर किसी भी मृदा का पीएच 7 से कम होगा तो वो मृदा कैसी होगी, टू एसिडिक, बहुत ज्यादा एसिडिक होगी। और अगर किसी मृदा का पीएच 7 से ज्यादा होगा तो इट विल बी टू अल्कलाइन, बहुत ज्यादा क्षारीय होगी। अगर आपका मृदा का पीएच 7 से कम है तो मृदा बहुत ही एसिडिक, लवणीय होगी। और अगर उसका पीएच 7 से ज्यादा है तो वो मृदा कैसी हो जाएगी, अल्कलाइन, बहुत ज्यादा अल्कलाइन और क्षारीय होगी। और ये दोनों ही टाइप की जो मृदाएं हैं ये खेती के लिए अच्छी नहीं है, इनमें उर्वरता की मात्रा अच्छी नहीं है। लेकिन जिस भी मृदा का पीएच 6 to 7 के अराउंड होगा उस मृदा को हम क्या मानेंगे, फर्टाइल सॉइल मानेंगे, जो कि खेती के लिए अच्छी मानी जाएगी। In which region of India is the problem of soil erosion most severe? भारत में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक गंभीर है? मालवा प्लेट्यू, फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, दंडकारण्य प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। ये सारे ही आपको क्या दिए हुए, प्लेट्यूज दिए हुए हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के। प्लेट्यू रीजन्स में क्या होता है, इनका ढाल मंद होता है। मंद ढाल होने के कारण यहाँ की नदियां ज्यादा इरोजन नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो मंद ढाल से बहते हुए जा रही हैं। लेकिन जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां से नदियां बहुत ही तीव्र ढाल से आती है, बहुत ज्यादा स्पीड में आती है और वो क्या करती है, अपने साथ बहुत ज्यादा इरोजन करती है। सो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रीजन जो है, जो हिमालयन रीजन का पार्ट है, इसके जो फुट हिल्स है यानी कि पास क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्या से जूझेंगे मृदा अपरदन के। लेकिन ये जितने भी प्लेट्यू रीजन्स है, अगर मैं मालवा प्लेट्यू की बात करूं, हालांकि ये भी अफेक्टेड है, जहाँ पे चंबल के बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं,
ये भी काफी अफेक्टेड है। अब नालिका अपर्दन इस क्षेत्र में होता है, देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र से जो नदियां आ रही है वो यहाँ पे बीहड़ का काम कर देती है। लेकिन गंभीर रूप से जो प्रभावित होगा, जहाँ पे ज्यादा इरोजन देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा आपका फुटहिल्स ऑफ शिवालिक या एनी अदर रीजन जहाँ पे भी पहाड़ी क्षेत्र है, उसके पादीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन देखने को मिलेगा। Next question is of assertion reason saline soil is not suitable for cultivation in India. भारत में लवणीय मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो लवणीय मृदा खेती के लिए उपयुक्त कैसे होगी भाई? ये तो बहुत ही सॉल्टी मृदा है, सॉइल कंटेंट बहुत ज्यादा है, वाटर लॉक्ड एरियाज में पाई जाती है, अच्छा ड्रेनेज नहीं है, अच्छा इरिगेशन ही नहीं है, तो हम इसमें खेती तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है कि ये मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। Saline soil contains excess salt due to arid climate and poor drainage. एक्सेस सॉल्ट क्यों है इसमें भाई? शुष्क जलवायु होने के कारण, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होने के कारण हार्ड पार्टिकल्स, हार्ड मिनरल्स उसी मृदा में रह जाते हैं, और पुअर ड्रेनेज होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स है, सॉल्ट के पार्टिकल्स, वो कहीं भी बहा कर नहीं ले जाए जाते, उस मृदा में ही रह जाते हैं। इस वजह से मृदा कैसी हो जाती है? सलाइन इन नेचर हो जाती है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ये सही करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मृदा सॉल्टी होती है, शुष्क एरिया में पाई जाती है, पुअर ड्रेनेज होता है, इस वजह से इस मृदा के लिए खेती हम नहीं कर सकते, ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेट सोन एरिया परसेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस देन वेस्ट बंगाल। वही पहले का क्वेश्चन घूम के आ गया। पहले बोला था भी वेस्ट बंगाल का ज्यादा होता है, आंध्र प्रदेश का कम होता है। अब वही आपका नाम चेंज कर दिया। नेट सोन एरिया परसेंट यहाँ पे कितना, 30 से 40%, और वेस्ट बंगाल का कितना है, लगभग 60%। रीजन वही है आपके, नदियों द्वारा लाई गई एलुवियल सॉइल, और वहां पे रेड एंड ब्लैक सॉइल। मोस्ट सॉइल ऑफ आंध्र प्रदेश आर लेटराइट, सो दिस इज रॉन्ग। ये कौन सी है आपकी? ब्लैक एंड रेड सॉइल। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। आपका इसमें हो जाएगा ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ऑल ओवर मैप में आप अगर इन मृदाओं का कंसंट्रेशन देखें, पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है उसे हम कौन सी मृदा कहते हैं? पर्वतीय मृदा, यानी कि हिमालय रीजन के अंदर, यहाँ पे हिमालय का जितना भी रीजन है इस क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा क्या कहलाती है? पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा किस एरिया में ज्यादा पाई जाती है? जो मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे नदियां इस मृदा को लेकर आती है, अपने सेडिमेंट्स बिछाती है, उससे जो मृदा का फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है जलोढ़ मृदा, यानी कि एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है आपकी लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल। रेड सॉइल देखे तो पूरा आपका ईस्टर्न घाट कवर करती है रेड सॉइल। ईस्टर्न घाट के जितने भी राज्य है, इसके अलावा दक्षिणी भारत के राज्यों में रेड सॉइल, यहाँ पे क्योंकि आयरन कंटेंट इस सॉइल में पाया जाता है, ये रेड सॉइल का एरिया हो जाता है। काली मिट्टी पूरी दक्कन के पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इन सब के पठार के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, गुजरात का एरिया, राजस्थान का पठारी क्षेत्र पे जो मृदा आपकी पाई जाती है वो है आपकी काली मृदा। लेटराइट सॉइल मेनली आपके वेस्टर्न घाट के एरियाज में पाई जाती है। इस एरियाज में, वेस्टर्न घाट के एरिया में, लिटिल बिट ऑफ तमिलनाडु, झारखंड, लिटिल बिट ऑफ छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो है लेटराइट सॉइल, जिसमें आयरन ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। और फिर लास्ट में आपकी बच जाती है बलुई मृदा यानी कि सैंडी सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल। इसका कंसंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में, थार के मरुस्थल में इस मृदा का कंसंट्रेशन पाया जाएगा। यहाँ पे आपके सॉइल्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड पीवाईक्यूज को देते हैं अब विराम। मैप के थ्रू आपको पूरा याद होना चाहिए, स्टेट वाइज नाम आपको पता होने चाहिए, एरिया वाइज आपको प्रदेश पता होने चाहिए, किस एरिया में किस मृदा का कंसंट्रेशन ज्यादा है, परसेंटेज वाइज भी आपको याद होना चाहिए कि मृदा कितने परसेंट एरिया कवर करती है भारत में। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस थे ये मोस्टली आज पीवाईक्यूज थे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में। अभी हम यहाँ पे इस सीरीज को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।